शिक्षा किसी भी सभ्य और विकसित समाज के लिए सिर्फ आवश्यक ही नहीं बल्कि उसका अधिकार है, जिस पर मुहर हमारा संविधान लगाता है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान का 86वां संशोधन किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 21 ए के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। आखिरकार 4 अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE कानून पारित हुआ और 2010 में इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा देश में हर बच्चे का कानूनी हक बन गई, या कहें कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई। इस कानून के जरिए देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की अनिवार्य व्यवस्था की गई। इस कानून में अन्य बातों के अलावा ये भी व्यवस्था की गई कि सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का 1/4 EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे। 2017 में इस कानून में एक संशोधन कर 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। नमस्कार, संसद टीवी पर आप देख रहे हैं आपका कानून और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शिक्षा जो आपके बच्चों का मूल अधिकार है, इसे लेकर देश का संविधान क्या कहता है और कानून कैसे आपके इस अधिकार को सुरक्षित रखता है, चर्चा करेंगे संसद टीवी के खास कार्यक्रम आपका कानून में। क्या है शिक्षा का अधिकार, संविधान में इसे लेकर व्यवस्था क्या है, क्या कहता है RTE कानून, क्या है सरकार की जिम्मेदारी, कैसे मिलेगा शिक्षा का हक, इन तमाम मुद्दों पर होगी विस्तार से बातचीत। और आपको बता दें कि RTE एक्ट से जुड़े सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून.sansadtv@gmail.com पर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद है, आपसे उनका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर वेद प्रकाश हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं UGC के। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही मेरे साथ PK मल्होत्रा हैं, आप पूर्व सचिव हैं कानून एवं न्याय मंत्रालय। आपका भी बहुत स्वागत सर संसद टीवी में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर वेद मैं आपसे करना चाहूँगी। शिक्षा जो कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे मूल, सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व अगर हम कहें तो है, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि शिक्षा के अधिकार को लेकर संविधान में जो व्यवस्था है वो कितनी व्यापक है। थैंक यू वेरी मच। शिक्षा को लेकर जो संविधान में हम लोगों ने मौजूदा समय में प्रोविजंस किए हैं, उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत हमारे देश में 1909 में हो गई थी जी। जब तक जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1924 और पेरिस कन्वेंशन ऑफ 1948 में ये इशू उठाया गया, उससे बहुत पहले हमारे यहाँ उसकी शुरुआत की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 1909 में उन्होंने मांग की, काउंसिल के सामने एक रेजोल्यूशन मूव किया उन्होंने, जिसमें कहा कि 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न करना चाहिए जी। उसके बाद में 1937 में महात्मा गांधी ने प्रांतों के 7 प्रांतों के एजुकेशन मिनिस्टर्स को बुलाया और बेसिक एजुकेशन पर जोर दिया उन्होंने कि उसको कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद में हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1950 में, तो जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में हम लेकर आए जी। उसके बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट होते गए, इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी। और नेशनल लेवल में 2 केसेस मुख्य हैं जिनकी हमें चर्चा करनी चाहिए। एक केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जी। अनदर वन इज़ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसके चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में 2002 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। सॉरी, ये 86th अमेंडमेंट इन 2002, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन का प्रोविज़न करने की बात की गई। लेकिन एक्ट के बनते बनते हम लोग पहुंच गए 2010 में। 2010 में हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को नोटिफाई किया है और इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बहुत सारे
ऐसे आयाम हैं उसके जिसमें हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप एक्ट को पढ़ें तो उस एक्ट में 2 स्टेक होल्डर्स हैं। जी। एक तो बच्चा है जिसको हम कहेंगे कि राइट होल्डर, और दूसरे हैं ड्यूटी बेयरर्स। जी। तो राइट होल्डर्स में हम लोगों को ये देखना है कि राइट होल्डर्स को डू दे हैव द कैपेसिटी टू क्लेम देयर राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। नंबर 1, डू दे नो व्हाट आर देयर राइट्स। एक्चुअली बिल्कुल। पहली बात तो यही होनी चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि उनको मालूम भी है क्या कि बिल्कुल। उनके राइट्स क्या हैं। और दूसरा, उनके पास हमने ऐसी कैपेसिटी डेवलप की है क्या कि वो अपने राइट्स का क्लेम कर सकें। और उसी तरीके से जो ये ड्यूटी बियरर्स हैं, ड्यूटी बियरर्स में सभी लोग आ जाते हैं। उसमें अभिभावक से लेके सरकारें, ब्यूरोक्रेसी, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सबका अपना अपना अहम रोल है। उसमें हमें ये देखना है कि भाई ड्यूटी बियरर्स में डू दे रेस्पेक्ट द लॉ। बिल्कुल। पहली बात तो ये अहम हो जाती है। एंड दूसरी जो अहम बात होती है वो ये है कि डू दे हैव द कैपेसिटी टू डिलीवर। बिल्कुल, ये तो दोनों ही बातें ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत बिल्कुल। अहम हैं। इस पर आगे भी आपसे चर्चा करेंगे प्रोफेसर वेद, और चर्चा में मैं मल्होत्रा सर को भी लाना चाहूँगी। सर, सर ने बहुत अच्छी बात की कि जो कानून है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उस कानून के बारे में जानते हैं, और जानते हैं तो क्या आप उसका रिस्पेक्ट करते हैं, और जिनके लिए वो कानून है क्या वो इतने सक्षम हैं, वो इतनी जागरूक और अवेयर हैं कि वो अपने कानून को क्लेम कर सकें, अपने अधिकारों को पाने की लड़ाई कह लीजिए या उसके लिए पहला कदम उठा सकें। तो जानना तो बेहद यही ज़रूरी है कि RTE एक्ट 2009 कहता क्या है। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो हमारी संविधान की प्रस्तावना जो है वो कहती है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर आपको जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल देनी है, लोगों को, सिटीजन्स को देनी है, तो सिटीजन्स को अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर उनको जानकारी नहीं है तो जिस तरह की जस्टिस की हम बात कर रहे हैं वो नहीं ले पा पाएगी। प्रोफेसर वेद प्रकाश जी ने यह भी कहा कि शिक्षा में सुधार और शिक्षा को लेकर जो इसकी चर्चा हुई वो 1909 से ही स्टार्ट हो गई थी, हमारे इंडिपेंडेंस से बहुत पहले हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमें आज़ादी मिली 1950 में, तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे यहाँ अशिक्षित लोगों का था। उसके बावजूद भी हमारे संविधान निर्माता एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट नहीं बना पाए, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही रखा कि जब हमारा इकोनॉमिकली हम थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। और जब नहीं किया गया तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, प्रोफेसर वेद प्रकाश ने जजमेंट का जिक्र किया, 1993 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी KP उन्नीकृष्णन के केस में, जहां उन्होंने ये कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। हालांकि उसको स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट नहीं कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेकर के ये कहा कि अगर आप वाकई में ही इंडिविजुअल का इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको राइट टू एजुकेशन को, जैसे राइट टू हेल्थ है, राइट टू लाइफ में ही पढ़ना पड़ेगा और उसको एक फंडामेंटल राइट मानना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही तो उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। 2005 में भी एक्सरसाइज हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, राइट टू आर्टिकल 21A ऐड करके राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया और ये कहा गया कि इसके ऊपर सरकार कानून बनाएगी। और उसके हिसाब से ये जो कानून 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसकी आपने बात की वो बनाया गया। और इसमें ये कहा गया कि सब बच्चों के लिए ये हमारे देश का एक बहुत ही यूनिक प्रोविजन है कि उसमें ये कहा गया कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं उनको स्टेट कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशन देगी। और सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक क्लॉज ऐड की गई और उसमें ये कहा गया कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। मीनिंग देयर बाय पेरेंट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन और एक ड्यूटी डाली गई कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। स्टेट को ये गया है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये आप बच्चों को देंगे, स्कूल भेजेंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस तरह से भी इंप्लीमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड हुआ। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, मैं ये कहूँगा कि वो एक अनेबलिंग प्रोविजन था और एक स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप कंपलसरी एजुकेशन स्टेट देगी। उसको फ्री, स्टेट्स जो हैं वो आज फ्री एजुकेशन देती हैं, उनको बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और ये भी कहा गया कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए प्रावधान कैसे रखे जाएंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, उसका प्रोविजन भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में डाला गया। तो मैं समझता हूँ दिस वाज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
और अगर आप उस समय की स्थिति को देखें और एक्ट के आने के बाद की स्थिति को देखें तो मैं समझता हूँ हमारे सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारा जो एजुकेशन है, जो लिटरेट लोगों की संख्या है, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। सर, आपने जब आप चर्चा कर रहे थे तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि जो इसके दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो बच्चे जो इस राइट को क्लेम करते हैं और दूसरा वो वर्ग जिसमें सरकारें, अभिभावक, स्कूल, सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो उसको प्रोवाइड कराते हैं या उसके लिए एक तरह से सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। इन दोनों का रोल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और ख़ास में अगर मैं दूसरे स्टेक होल्डर्स की बात करूँ तो? देखिए, दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है और उसमें जो ये एक बहुत एस्पिरेशनल इंस्ट्रूमेंट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये हम लोगों को समझना चाहिए, जिसमें हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों को मुहैया कराई जाए और उसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसमें उस एक्ट के अंदर तकरीबन 35 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है, थ्रू विच वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। उसमें जैसे कोई बच्चा मान लीजिए, एक तो पहली बात, स्कूल को एस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी सरकार की है और वो सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल जो हैं अगर नहीं है वहाँ पे जहाँ बच्चे रह रहे हैं तो वहाँ स्कूल एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन उसमें ये भी प्रोविज़न किया गया है कि मान लीजिए स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहा है तो प्राइवेट स्कूल में उसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो रिम्बर्स गवर्नमेंट करेगी और उसका बताया है कि वो किस रेट पर रिम्बर्स किया जाएगा। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो हम बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उसी रेट से हम उसको खर्च करेंगे, उसी रेट से रिम्बर्समेंट देंगे स्कूल को जहाँ बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए। उसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, मान लीजिए बच्चा 6 वर्ष की आयु में कक्षा 1 में दाखिल नहीं कराया गया और वो 7 साल का हो गया या 8 साल का हो गया, तो उसमें एक ये भी प्रोविज़न है कि बच्चे को जिस भी एज में है, वो एज ब्रैकेट में है, उस एप्रोप्रिएट एज ग्रुप में उसको एडमिशन कराया जाएगा और उसके लिए कुछ इनेबलिंग कंडीशंस क्रिएट की जाएंगी जिसके चलते उसको स्पेशल ट्रेनिंग का प्रोविज़न उसमें है, जिसके चलते ये इंश्योर किया जा सके कि 14 वर्ष के होते होते वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करें जी। इसके अलावा उसमें टीचर्स की जो है कि टीचर्स का जो अनुपात होगा, टीचर प्यूपिल रेशो जो है, दैट इज़ ऑल्सो टू बी इंश्योर्ड 1:30 जो गवर्नमेंट का नॉर्म है। तो अगर आप मल्होत्रा साहब ने जैसे अचीवमेंट की बात की है तो आप देखें तो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 2010 के बाद में बढ़ा है। मेरी राय तो ये रहेगी कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो ड्यूटी बेयरर्स हैं उनकी कैपेसिटी को हम किस तरीके से इम्प्रूव करें। उस ड्यूटी बेयरर में टीचर्स भी हैं। टीचर्स शुड आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, क्योंकि सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात है तो हर एक बच्चे का अपना अलग स्टाइल होता है सीखने का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायनेमिक लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एनालिटिक लर्नर्स होते हैं, कुछ कॉमन सेंस लर्नर्स होते हैं। तो वहाँ अध्यापक के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसके पास उस तरीके की कैपेसिटी हो सो दैट ही और शी कैन प्रोवाइड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन देयर बैकग्राउंड। मल्होत्रा सर, अब चूँकि आपने बताया कि राइट टू एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि लोग इसके बारे में जानें, बच्चे ये जानें, अभिभावक जानें। मैं चाहूँगी आप उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं, उसके मेन क्लॉज हैं, वो लोगों को बताएं ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि ये है हमारा अधिकार। अगर हमारा आज एजुकेशन का रेशो बढ़ा है, एजुकेटेड पॉपुलेशन का रेशो बढ़ा है, तो उसका मेन जो रीज़न है, जो श्रेय जो है वो सरकार द्वारा किए गए एफर्ट्स को ही जाता है। क्योंकि आज सरकार, मैं अपने शहरों के बारे में कह सकता हूँ, मुझे गांव का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शहरों के बारे में कह सकता हूँ, टीचर्स घरों में जाते हैं। आपके घर के अंदर 6 से 14 वर्ष के आयु के कौन से बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, वो पेरेंट्स को परसुएड करते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजिए और सरकार हर तरह के इंसेंटिव भी देने की कोशिश कर रही है। तो सरकार के प्रयासों में और इजाफा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूलों में हो सकता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस रिसोर्सेज जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। टीचर और बच्चों का जो रेशो होना चाहिए शायद वो रेशो भी नहीं है। लेकिन अगर हम एक्ट के प्रावधानों की बात करते हैं तो एक्ट इस बात को इंश्योर करता है कि स्टेट की ऑब्लिगेशन है
कि वो हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी, खाना भी प्रोवाइड करेगी, बुक्स भी प्रोवाइड करेगी, यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करेगी, और स्टेट्स कर रही हैं अपने रिसोर्सेज के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उस तरफ ध्यान दें। और बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ इस वजह से नहीं भेज पाते हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बच्चे को एज ए चाइल्ड लेबर भेजना पसंद करेंगे कानून को तोड़ते हुए, लेकिन स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ इसमें और एजुकेशन, अवेयरनेस और एडवोकेसी की ज़रूरत है, और उसके लिए जो आपका जैसा ये प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से हम जनता में वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो दूरदर्शन का माध्यम हो, चाहे ऑल इंडिया रेडियो का हो, चाहे एनजीओज के थ्रू हो। मैं समझता हूँ एनजीओ और आंगनवाड़ी के जो कार्यक्रम होते हैं उनके थ्रू इस तरह के प्रमोशन की और आवश्यकता है। एक्ट में प्रावधान बनाते हुए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया कि बच्चा जो है वो जब स्कूल जाता है वहाँ बिल्कुल सेफ रहेगा। बिल्कुल, बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उनकी पिटाई नहीं होगी, उनको डिटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, बहुत अच्छी प्रोफेसर वेद प्रकाश जी ने बात की हमारे स्टूडियो में आने से पहले, मैं इस बात की जिक्र कर रहे थे कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी के पैरामीटर क्या होते हैं। इट मीन डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पर्सन्स। लेकिन एजुकेशन का मतलब है कि आपने उसको लिटरेट बनाना है, वो अपने अधिकारों के बारे में जान पाए, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जान पाए, और अपनी लाइफ को, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को, अपने सोशल स्टेटस को वो सोसाइटी में कैसे इम्प्रूव कर पाएगा, इसके बारे में उसको जानकारी मिल पाए। स्कूलों में जाकर के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना केवल किताबी शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना जो है वो बहुत आवश्यक है। और अच्छा नागरिक बनाने के लिए टीचर्स को किताबी नॉलेज के अलावा, बुकिश नॉलेज के अलावा ये भी आवश्यक है कि उसको बताया जाए उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसकी और उनको उसने अपने इट शुड बी नॉलेज बेस्ड। एंड आई थिंक इन दैट डायरेक्शन many steps have been taken, and the way we are moving in this direction, yes, there is always scope for improvement, और वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। आगे मैं समझता हूँ इस सिस्टम में और भी इम्प्रूवमेंट होगा। उसके लिए लीगल प्रावधान हमारे यहाँ हैं, लोगों को उसके बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, और जागरूक होने के बाद अगर मुझे मेरा वो अधिकार नहीं मिलता है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं कंसर्न्ड अथॉरिटी को अप्रोच करके अपने उस राइट को एनफोर्स करने के लिए, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, या मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी को लेकर के हो, एज ए चाइल्ड मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी लेकर के हो, मैं उनको भी बताऊं और मैं ये कहूं कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चाहिए। बिल्कुल। तो उस डायरेक्शन में हमें काम करने की, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर वेद, चूंकि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र राज्य सरकारें दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है, और इस एक्ट में भी चाहे वो वित्तीय चीज़ें हों, उसको लेकर दोनों के सहयोग की बात की गई है। यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी कि इसमें और क्या स्टेप्स उठाए जाने की ज़रूरत है कि राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर एजुकेशन पर, जैसा कि आप कह रहे हैं, और भी सुधार की ज़रूरत है, उसको और आगे बढ़ा सके। देखिए इसमें जो एक्ट में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, एक्ट में कोई कमी नहीं है एक्चुअली। एक्ट को आप देखें तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। इट टेक्स केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग एक्चुअली। उसमें जैसे फॉर इंस्टेंस कमी जो मुझे नज़र आ रही है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उसमें प्रोविज़न है, और उसमें ये है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 50% रिप्रेजेंटेशन जो है वो पेरेंट्स का होगा। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ जो हैं दे आर नॉट वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स। वो रेगुलर इंटरवल्स पर उनको मिलना चाहिए, सुझाव देने चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। एक दुक्का कहीं होता है। दूसरी उसमें एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि वी विल हैव स्टेट एडवाइजरी काउंसिल and we will also have a national advisory council. Now these councils are also not meeting frequently and taking stock of what is happening on the ground. तो इनको जिंदा करने की ज़रूरत है, इनको नर्चर करने की ज़रूरत है, इनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हो, चाहे वो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड हो। तीसरा, जो स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि भाई दे मस्ट रेस्पेक्ट दिस लॉ, एक वो बहुत बड़ी बात है। ओनरशिप तभी आती है व्हेन यू रेस्पेक्ट इट। उनकी प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसकी बहुत आवश्यकता है। तीसरी चीज़ जो है वो जो इंफॉर्मेशन फेलियर है हमारे पास में,
ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कितने बच्चे आपके स्कूली सिस्टम से बाहर हैं। एक दफ़ा हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के ज़रिए, उसमें डाटा करेक्ट ऑथेंटिक डाटा हमारे पास नहीं आता। क्यों नहीं आता? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज़। उनकी जिम्मेदारी है कि दे प्रोवाइड ऑथेंटिक डाटा सो दैट वी कैन अप्लाई करेक्टिव मेजर्स। तो एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है उसमें। इसके अलावा जो उसमें पैसे की बात है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी तरफ रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं लेकिन उन रिसोर्सेज का सदुपयोग नहीं होता है। पैसा आइडल पड़ा रहता है स्टेट्स के पास में, एजेंसीज के पास में। दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज इन ए टाइम बाउंड मैनर। वो उसकी अत्यंत आवश्यकता है। एक दूसरी चीज़ जो है, जो क्वालिटी की हम बात करते हैं, इन बच्चों के लिए हम जैसे मान लीजिए 8 साल के बच्चे को हम लेके आए और उसको एप्रोप्रिएट एज ग्रुप में हमने डाल दिया, तो उसको जो स्पेशल ओरिएंटेशन उस बच्चे की ज़रूरत है, स्पेशल उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसको कौन प्रोवाइड करेगा? अध्यापक करेगा। तो अध्यापक की वो कैपेसिटी हमने डेवलप नहीं की है कि वो साइमल्टेनियसली उस बच्चे को, जो उसका छुटा हुआ पाठ्यक्रम है, जो करिकुलर प्रोविजंस बच गए हैं, उनको पूरा कराए और उसके साथ साथ जो कंटिन्यूटी इंश्योर करे उन बच्चों के साथ भी जो बच्चे ऑलरेडी 8 साल की एज ग्रुप में आते हैं जी। तो टीचर्स की ओरिएंटेशन की बहुत ज़रूरत है और पॉलिटिकल कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। वाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट टेकिंग अपॉन देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी गोज़ टू द स्कूल? उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट एक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उसकी ज़रूरत है। सेंसिटाइजेशन ऑफ द पेरेंट्स, उसकी आवश्यकता है। रिसोर्सेज की जहाँ कमी है वहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल कराने की आवश्यकता है। कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें हम मैचिंग ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। आपने कंकरेंसी की बात की। कंकरेंसी मींस जो हम 1976 में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट पर लेके आए, वो क्यों लेके आए? उसका एक मूल कारण ये था कि डिफरेंट स्टेट्स वर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सम वर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल बट सम वर लैगिंग बिहाइंड, as a result of which it was decided consciously that let us have education onto the concurrent list. तो स्कूल एजुकेशन को कंकरेंसी पर लेकर आए हम। तो कंकरेंसी में हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि रिसोर्सेज दोनों तरफ से फ्लो करें। मैनी ए टाइम वी कैन टेक ए पोजिशन दैट इफ द स्टेट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इट्स शेयर, why should we release the resource? I think we need to persuade the state also to release its share with a view to ensuring कि पैसा टाइमली बच्चों के पास में बिल्कुल। कुल मिला के जिम्मेदारी जो है वो सभी की बनती है और ये जिम्मेदारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो हर स्तर पर सभी को समझनी होगी। सर, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? आप बात कर रहे थे कि सेंटर और स्टेट में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जैसा कि प्रोफेसर वेद प्रकाश जी ने भी कहा, ये एजुकेशन का सब्जेक्ट जानबूझ के कंकरेंट लिस्ट में रखा गया था, जिसमें केंद्रीय सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और अकॉर्डिंगली, लेकिन उसके बावजूद भी सेंटर ने अपने ऊपर जिम्मेवारी इसको लेकर के ज़्यादा ली है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कॉन्करेंट लिस्ट में होने के बावजूद जो हायर एजुकेशन है वो अभी भी सेंटर के पास है। जब कोई किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो केंद्रीय सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी ले जाती है, लेकिन यहाँ स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ एजुकेशन में प्रोग्रेस करना और एजुकेशन देना लोगों को, ताकि कंट्री के अंदर 100% लिटरेसी हो सके। आई थिंक एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम एजुकेशन के सेक्टर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, जो हमारा बजट एलोकेशन है एजुकेशन का 2023 के उसके हिसाब से, तो जीडीपी का लगभग 2.9% जो वो एजुकेशन पे स्पेंड किया जाता है। शायद मैं समझता हूँ ये एक ऐसा एरिया है जिसमें थोड़ा और स्पेंडिंग की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह के रिसोर्सेज की हमारे पास अभी शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है वो हो सके। लेकिन जहाँ तक इन्होंने कहा कि सेंटर से बहुत सारे रिसोर्सेज स्टेट में जाते हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 70% जो एजुकेशन पे खर्चा होता है
वो सेंटर द्वारा दिया जाता है स्टेट्स को। स्टेट्स लगभग 30% ही खर्च करती हैं, और अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता और बच्चे हमारे अनएजुकेटेड रह सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो हमारा देश का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, उस ग्रोथ को कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट करता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम अपने अंतिम छोर पर है, मैं चाहूँगी सर एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी ओर से। I think we need to look into the shortcomings, present shortcomings, and try to plug them up with a view to ensuring कि RT Act के जितने provisions हैं उनको हम बखूबी implement कर सकें। और कोई भी बच्चा, हमारे मुल्क में ही एग्जाम्पल हैं, ऐसी स्टेट्स हैं कोई बच्चा स्कूली शिक्षा से बाहर नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हैं आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दोज स्टेट्स विग्रसली to bring in children into the school education. जी, थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आए, इतनी सार्थक चर्चा की और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो आपके अधिकार क्या हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपकी जागरूकता ही आपके आगे बढ़ने की राह जो है वो तय करेगा, और इसीलिए हम लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, आपका कानून। फिलहाल आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।